ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री देवेंद्र बबली ने सितंबर माह में 2 चरणों में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने के दिए संकेत। कहा, अंतिम फैसला चुनाव आयोग के हाथ में। सूरजकुंड में भाजपा प्रशिक्षण शिविर जारी। दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और गृह मंत्री अनिल विज ने की शिरकत। शिविर का कल होगा समापन। HCS एवं अलाइड परीक्षा 24 जुलाई को 1,48,262 अभ्यर्थियों के लिए 10 जिलों में 524 परीक्षा केंद्र बनाए गए। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में बनाया गया पशुओं के लिए जिम। वैज्ञानिकों ने कहा, नस्ल सुधार में सहायक होता है पशुओं का जिम। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री देवेंद्र बबली ने आज बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों की बैठक में शिरकत की और उद्योगपतियों की समस्या के समाधान के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को होगी और उद्योगपतियों की समस्या के समाधान की दिशा में काम शुरू किए जाएंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव सितंबर माह में होंगे, जो 2 चरणों में हो सकते हैं। पहले चरण में पंचायत और दूसरे चरण में ब्लॉक एवं जिला परिषद के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ेंगे। पंचायत के चुनाव एक बार में ही होंगे, पंचायत और मेंबर के, और ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य उसके इलेक्शन कमीशन का ये फैसला होगा। हो सकता है 2 चरण में हो, और ये लगभग हम अगले हमारी सरकार की तरफ से तैयारी हो चुकी है और हम ये मानते हैं कि सितंबर माह में चुनाव हो जाए। जहाँ तक मेरा मानना है, ये चुनाव गठबंधन में रहेंगे और सिंबल पे शायद ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये पार्टी के बड़े नेताओं का आपस में फैसला होता है कि हम सिंबल पे जाएं या नॉर्मल, क्योंकि भाईचारे का चुनाव होता है सरपंच का। सूरजकुंड में कल से शुरू हुए भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया। इनमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, भाजपा शासन के 8 साल में लोगों के जीवन में आया बदलाव, अमृतकाल की तैयारी, घर घर राष्ट्रीय ध्वज आदि विषय मुख्य रूप से रहे। शिविर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि 8 साल में भाजपा सरकार ने किस तरह के कार्य किए, इस बारे में कार्यकर्ताओं को अपडेट किया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बौद्धिक ज्ञान को अपडेट करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर पार्टी आयोजित करती रहती है। उन्होंने कहा कि इस शिविर का चुनावों से कोई संबंध नहीं है। नेतृत्व में केंद्र में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, 8 साल पहले सुबह उठते थे तो समाचार पत्रों में कोई ना कोई घोटाला होता था। आज कोई समाचार पत्र में इस तरह की खबर सुनने को नहीं मिलती और हर क्षेत्र में गरीबों के जीवन में, किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, छात्रों के जीवन में, उद्योगपतियों के जीवन में, सैनिकों के जीवन में इतने बदलाव आए हैं। अब सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया जाता, गरीबों के लिए योजनाएं बनाकर उसका सैचुरेशन किया जाता है, 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये प्रशिक्षण शिविर है। ये हमारे संगठन में समय समय पर लगते रहते हैं। ये इसका कोई चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लोगों का जो बौद्धिक ज्ञान है वो अपडेट रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि कार्यकर्ता विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विषय के सत्रों के अलावा सरकार की योजनाओं के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि शिविर में वक्ताओं ने बताया कि कार्यकर्ता नेता बनता है और नेता बनने के बाद वह कार्यकर्ता भी होता है। सत्र नेतृत्व विकास, कार्यकर्ता विकास पर था। उसके बाद का दूसरा सत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, क्योंकि भारत जो राष्ट्र किसी एक राज्य से नहीं बना, भारत यहाँ की कल्चर के कारण एक देश बना है। यहाँ राज्य तो छोटे छोटे बहुत सारे थे। दुनिया के बहुत सारे देश इसलिए बने कि उनका राज्य एक था। हमारा देश इसलिए एक है और इसी कारण से एक बना कि उसकी कल्चर एक थी, आज से तो हिमालय। धनखड़ जी ने लिया था, नेता में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं से व्यवहार होना चाहिए, बहुत विस्तार से उन्होंने
चर्चा की कि एक कार्यकर्ता नेता भी होता है, एक जगह वो नेता कार्यकर्ता बन जाता है। तो इस तरह के जो गूढ़ विषय ना करके बहुत तरीके से जो हम सबको बड़े आराम से समझ में आए। आगामी 24 जुलाई को प्रस्तावित HCS एवं अलाइड परीक्षा को नकल रहित और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 1,48,262 अभ्यर्थियों के लिए 10 जिलों में 524 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस बारे में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक भी ली है। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनरल स्टडीज का पेपर होगा और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक C-सेट का पेपर होगा। सुबह और शाम की शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं की परीक्षा सामग्री अलग अलग भेजी जाएगी और परीक्षा सामग्री रखने के लिए जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम की GPS लोकेशन भी रिकॉर्ड की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार और कमरों में CCTV कैमरा और जैमर भी लगाए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि अक्सर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल कर नकल करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था परीक्षा केंद्रों से दूर की जाए। परीक्षा वाले दिन सोशल मीडिया और साइबर सेल भी सक्रियता से कार्य करेगा ताकि इंटरनेट के माध्यम से होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है और यही कारण है कि आज जगह जगह जिम खुले हुए हैं। लेकिन आपने पशुओं के जिम की कल्पना शायद ही की होगी, लेकिन इस कल्पना को साकार किया है करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने। इस संस्थान ने पशुओं की नस्ल और उनकी सीमन की क्वालिटी सुधारने के लिए पशुओं का जिम खोला है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि संस्थान में पशुओं के लिए एक खास जिम बनाया गया है। इस जिम में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पशुओं को व्यायाम करवाया जाता है, जिससे वे चुस्त दुरुस्त रहते हैं। पशुओं के व्यायाम के लिए एक उपकरण लगाया गया है जिसमें एक मोटर लगी हुई है जो पशुओं को घुमाती रहती है। कि लगातार आपको जो चारे के अलावा अच्छा पोषण आहार के अलावा उनकी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा संस्थान अपने जो अच्छे बुल हैं उनकी वो जिम में उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं और ताकि उससे सीमन अच्छा पैदा होगा और प्रजनन में वो इस्तेमाल में लाया जाएगा। केंद्र के प्रभारी और प्रधान वैज्ञानिक पवन सिंह ने बताया कि उनके संस्थान में 120 बैल हैं और 70 सीमन कलेक्शन में रहते हैं। रोजाना 10 बैलों का सीमन कलेक्ट किया जाता है। इससे पहले उन्हें व्यायाम करवाया जाता है जिससे उनका शरीर एक्टिव रहता है। पवन सिंह के मुताबिक इससे बैल सीमन भी जल्दी देता है और उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही संस्थान में एक और अत्याधुनिक जिम बनाया जाएगा। उद्देश्य है अच्छी क्वालिटी का सीमन पैदा करना, इनकी लिबिडो को बनाए रखना और ये स्वस्थ रहें। और क्या स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जैसे आपने देखा फुहारे हैं, डेली इसमें नहाते हैं, इनके ऊपर पंखे लगाए हुए हैं और इनके जो शेड है उसमें भी हमने फोगर लगाए हुए हैं ताकि समय समय पर इनको जो गर्मी होती है सबसे ज़्यादा जैसे 11 बजे तक 4-5 बजे तक उसके टाइम इनको फुहारे का 10-10 मिनट के गैप पे चलाया जाता है और उसके बाद पंखा चलता है गर्मी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देश में विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ 21वीं सदी के देश का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वे किसी रोड, अस्पताल, कारखाने का उद्घाटन करते हैं तो उनके दिल में एक ही भाव होता है कि जिन मतदाताओं ने ये सरकार बनाई है मैं उनको सम्मान दे रहा हूं और सुविधाएं दे रहा हूं। इससे पूर्व बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पारंपरिक परिधानों और अंदाज में लोगों ने अपने प्रिय नेता का दिल खोलकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वृक्षारोपण भी किया। 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक है और 7 जिलों से होकर गुजरता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचेगा। सोनीपत जिले के गोहाना में 14 जुलाई को नई सब्जी मंडी का शेड गिरने से हुई दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि आंधी के कारण गोहाना की नई सब्जी मंडी का शेड गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान माल की क्षति दुखदायी है। घटना में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में दिवंगत लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज नारनौल लघु सचिवालय प्रांगण में लगभग 26 करोड़ की लागत से 8 सड़कों के निर्माण और सुधारीकरण का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने लघु सचिवालय स्थित सभागार में नारनौल नगर परिषद की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन और पार्षदों के शपथ समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के सुधारीकरण को लेकर प्रदेश सरकार काफ़ी प्रयासरत है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या फिर PWD की सड़कें। इन सड़कों का विस्तारीकरण किया जा रहा है और साथ ही सड़कों को चौड़ा भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बन रहे लॉजिस्टिक हब का कार्य भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। जो इंटीग्रेटेड हब नांगल चौधरी में बन रहा है, उसके साथ साथ PMGSY के अंदर और साथ में PWD द्वारा अलग अलग सड़कों को चौड़ा करना भी और उसको स्ट्रेंथन करना भी, इसको हमने पूरे प्रदेश भर में टेकअप किया है, जिसके अंदर आज 8 से 9 सड़कें, जिसमें PMGSY के अंदर भी वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग है और PWD द्वारा भी जो मेजर सड़कें हैं उनको स्ट्रेंथन करना और बढ़ाने का काम हम आगे लेकर चलें। नारनौल नगर परिषद के निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आज नारनौल नगर परिषद से चुने गए 30 पार्षदों और चेयरपर्सन कमलेश सैनी को शपथ दिलवाई गई। की उसकी अध्यक्षा श्रीमती कमलेश सैनी और 31 पार्षद हमने चुने थे। दुर्भाग्यवश एक पार्षद वार्ड नंबर 16 से उनकी डेथ हो गई है, तो जो बचे हुए 30 पार्षद हैं उनको शपथ दिलाई है। नारनौल नगर परिषद के चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य नगर परिषद में भ्रष्टाचार रहित काम करना, शहर का सौंदर्यीकरण करवाना और शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारना है। समारोह था, अभी हमने शपथ ली है, तो नारनौल की जनता ने इतने भारी मतों से जिता करके इस कुर्सी पे बिठाने का काम किया है, तो उन नारनौल की जनता का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि जितना उम्मीद से उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँगी। अग्निपथ योजना के तहत सेना सोनीपत के राजीव गांधी खेल परिसर में आगामी 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भर्ती रैली का आयोजन करेगी। इस खुली भर्ती रैली में रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिले के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। भर्ती के आयोजक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि भर्ती के लिए जिले के ऐसे युवा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ है और उन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कर्नल आनंद साकले ने बताया कि अग्निवीर सेना भर्ती रैली की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और उम्मीदवार को इसके लिए किसी संस्था या प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। सेना भर्ती से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई ट्रायल नहीं करवाती है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे भर्ती से संबंधित किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में आगामी 19 जुलाई को 73वां वन महोत्सव मनाया जाएगा। वन महोत्सव की अध्यक्षता वन मंत्री कंवरपाल करेंगे और कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह और अन्य अतिथि भी शिरकत करेंगे। वन विभाग ने इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। महामारी रोग अधिनियम के तहत 31 मार्च 2024 तक अधिसूचित 4 वेक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस की स्थिति प्रदेश में नियंत्रण में है। इन रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर क्षेत्रीय बैठक भी की। उन्होंने कहा कि हरियाणा मलेरिया उन्मूलन के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2015 के बाद से राज्य में मलेरिया के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है।
वर्ष 2015 के दौरान मलेरिया के 9,308 मामले सामने आए, जो वर्ष 2021 के दौरान घटकर केवल 54 रह गए हैं। 7 जिलों अम्बाला, भिवानी, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक ने वर्ष 2021 के दौरान 0 इंडिजीनियस मलेरिया केस प्राप्त किया है। जिला कैथल ने लगातार 3 वर्षों में 0 इंडिजीनियस मलेरिया केस हासिल किया है और जिला अम्बाला और जींद ने पिछले 2 वर्षों में 0 इंडिजीनियस मलेरिया केस हासिल किया है। स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने बताया कि नागरिक अस्पतालों में डेंगू की जांच निःशुल्क है। वर्तमान में राज्य में कुल 27 डेंगू परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री देवेंद्र बबली ने सितंबर माह में 2 चरणों में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने के दिए संकेत। कहा, अंतिम फैसला चुनाव आयोग के हाथ में। सूरजकुंड में भाजपा प्रशिक्षण शिविर जारी। दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और गृह मंत्री अनिल विज ने की शिरकत। शिविर का कल होगा समापन। HCS एवं अलाइड परीक्षा 24 जुलाई को 1,48,262 अभ्यर्थियों के लिए 10 जिलों में 524 परीक्षा केंद्र बनाए गए। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में बनाया पशुओं के लिए जिम। वैज्ञानिकों ने कहा, नस्ल सुधार में सहायक होता है पशुओं का जिम। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।